हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का सेशन ही बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आज का जो प्रश्न आप देखेंगे फुल्ली कर्नाटक संगीत पद्धति का एमसीक्यू फॉर्म में। तो दोस्तों, फटाफट हमारे साथ रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए। यह सब प्रश्न जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का, जो कि आपके बात करें तो बीपीएससी या फिर आपके ईएमआरएस या फिर आपके डीएसएसबी में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, तो फटाफट आप लोग जो है अंत तक रिवीजन कर लीजिए और इन सभी प्रश्नों को जो है दोस्तों आपको याद बिल्कुल होना ही चाहिए। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने आज आपको 30 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बार बार रिपीटेड होते हैं, तो वो सब प्रश्नों को मैंने यहाँ पे शामिल किया है आज के सेशन में। ठीक है, चलिए हम पहले प्रश्नों की तरफ हम रिवीजन में बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए मेरे भाई, तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके और वीडियो को भी साथ में लाइक कर दिया कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग अभी तक इतना कर दिए होंगे। पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों रिवीजन में, पहला क्या है कि कर्नाटक संगीत पद्धति में शुद्ध रे को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, शुद्ध रे की अगर हम बात करें तो शुद्ध रे को क्या कहेंगे? देखिए, अगर शुद्ध रे जहां पे आ जाए, एक कॉन्सेप्ट लगाइएगा कि इसमें +1 रे में क्या करना है, +1 कर देना है। ठीक है, तो ये आपका शुद्ध ग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका शुद्ध ग हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में मिल गया है। इसको क्या कहते हैं? शुद्ध गांधार। अगर प्रश्न में ये आपके ऑप्शन में अगर शुद्ध गांधार न रहे, अगर आपके ऑप्शन में एक चतुश्रुति रे रहे, तो आपको वो भी लगा देना है, क्योंकि चतुश्रुति रे भी कहा जाता है। चतुश्रुति रे ये आपका हो जाता है शुद्ध रे को क्या कहते हैं? चतुश्रुति रे भी कहते हैं। शुद्ध को आप ये याद रखिएगा, चतुश्रुति रे, और इसमें +1 करके एक कॉन्सेप्ट लगा लीजिएगा कि ग हो जाए। तो जो जो भी आपके ऑप्शन में हो उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वो है कर्नाटक पद्धति में तीव्र म को क्या कहा जाता है। देखिए, तीव्र म की बात कर ले दोस्तों, तो तीव्र म को क्या कहा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस आप लोगों जो है बहुत पढ़ लिए हैं, रेगुलर जो है रिपीट कर लिए हैं, तो हल्का लग रहा होगा, लेकिन ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। इसको क्या कहते हैं? प्रति म कहते हैं। कर्नाटक संगीत पद्धति में तीव्र म को क्या कहा जाता है? प्रति म कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर का प्रश्न है कि वेंकट मुखी ने अपनी पुस्तक चतुर्दंडी प्रकाशिका में तीव्र म को क्या कहा है। तो जवाब इसका क्या हो जाएगा कि वेंकट मुखी के अनुसार उनकी जो ग्रंथ है दोस्तों चतुर्दंडी प्रकाशिका, उसमें तीव्र म जो होता है हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में, उसको उन्होंने क्या कहा है। तो जवाब क्या हो जाएगा इसका जवाब हो जाएगा वराली म। ठीक है, ये प्रश्न पूछा है कि तीव्र म को वराली म किसने कहा है, तो ये आपको आंसर देना है वेंकट मुखी ने कहा है। और तीव्र म को वराली म वेंकट मुखी ने किस ग्रंथ में कहा है, तब आपको जवाब देना है चतुर्दंडी प्रकाशिका में कहा है। तो दोस्तों, इस तरह से जो है आपके यहाँ पे प्रश्न जितने भी बनेंगे उस तरह से बनाकर रिवीजन करते चलना है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कर्नाटक संगीत पद्धति में कोमल ग को क्या कहते हैं। देखिए, ग हमारा कैसा है? कोमल है। तो कोमल ग की अगर हम बात कर ले तो कोमल ग को क्या कहा जाता है? तो कोमल ग को कहते हैं हम लोग साधारण ग। जो हमारा ग जो होगा कोमल, जो गांधार जो कोमल हो जाएगा, उसमें लगाना है, ये क्या याद कर लेना है, इसको साधारण लगा लेना है। ठीक है, कोमल वाले को साधारण, कौन सा? ग यानी कि कोमल, ग यानी कि कोमल गांधार। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? साधारण गांधार भी कहा जाता है। या फिर अगर आपके ऑप्शन में साधारण गांधार न रहे तो उसको याद रख लीजिएगा सट श्रुति, सट श्रुति और आपका रे हो जाएगा। ठीक है, वो वहाँ पे क्या था? चतुश्रुति रे। किसको बोले थे? शुद्ध रे को। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोमल ग, तो कोमल ग को यहाँ पे सट श्रुति रे, वहाँ पे चतुश्रुति रे। तो यही अंतर है, यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है हमारा क्या कह रहा है कि कर्नाटक संगीत पद्धति में कोमल धैवत यानी कोमल ध, जो आपका ध जो होता है कोमल वाला ध, ये आपका जो कोमल ध है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो 5वां नंबर प्रश्न है कि कोमल ध को किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो जवाब होने वाला है वो क्या? कोमल जो होता है हमारे यहाँ का, वो वहाँ का क्या क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। तो ध वाले को याद रखिएगा, ये कोमल ध, तो यहाँ पे शुद्ध ध, हमारा जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुद्ध ध। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न हमारा वो क्या कह रहा है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का कोमल निषाद, यानी कि अगर बात कर ले दोस्तों निषाद है हमारा, ये कोमल निषाद जो है वो कर्नाटक संगीत पद्धति में वो उसको जो है वो किस नाम से जाना जाता है। तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? कोमल नी जो होगा ना दोस्तों, उसको याद रखना है, उसको क्या कहते हैं? उसको कैसिक नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैसिक नी।
भले ही वहाँ पे नाम जो है कुछ अलग है, लेकिन आपके लिए मैं बता दूं कि स्वर वहाँ भी 12 ही हैं, ठीक है। और हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में भी 12 ही स्वर हैं, भले ही नाम अलग अलग हैं लेकिन स्वर 12 ही हैं। तो उसको क्या कहते हैं? कोमल नी को वहाँ कर्नाटकी संगीत पद्धति में कैसिक नी कहते हैं। या फिर अगर आपकी बात करें, अगर कैसिक नी ऑप्शन में ना हो तो इसके एक और नाम है सट श्रुति और ध, ठीक है। नी को ध पे चले आना है, ठीक है। ध एक श्रुति पहले तो सट लगा लेना है वहाँ पे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आप माइंड में सेट कीजिए तो इजी हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न हमारा कि कर्नाटक संगीत पद्धति में शुद्ध ध यानी धैवत हमारा कैसा है? शुद्ध है। शुद्ध ध को किस नाम से जानते हैं? तो शुद्ध जो ध हो जाएगा उसका जो नाम हो जाएगा वहाँ पे उसको क्या कहते हैं? शुद्ध नी के नाम से जानते हैं। शुद्ध धैवत को शुद्ध नी कहा जाता है कर्नाटक संगीत पद्धति में। याद रखिएगा ध नी, याद रखिएगा। शुद्ध तो यहाँ पे शुद्ध, तो धनी आप याद रखिएगा, यानी कि क्या है? आप लोग धनी हैं, बस इस तरह से आप लोग याद रख लीजिएगा एक कॉन्सेप्ट। तो धनी यानी कि शुद्ध ध तो शुद्ध नी, ठीक है। और यहाँ का शुद्ध नी तो वहाँ शुद्ध ध, तो बस इस नाम से ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है 8 नंबर प्रश्न? कर्नाटक संगीत पद्धति में शुद्ध निषाद को किस नाम से जानते हैं? देखिए अब क्या है यहाँ पे, निषाद हमारा कैसा है? निषाद शुद्ध है। पहले हम लोगों ने क्या देखा? कोमल निषाद को देखा तो उसको कैसिक नी बोल रहे थे, लेकिन अब जो है शुद्ध निषाद को देखेंगे तो इसी को क्या कहा गया है? इसी को कहते हैं काकली निषाद, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? काकली निषाद कहा जाता है। इसी को याद रखिएगा, काकली निषाद। और अंतर्गंधार भरत ने 2 क्या किए हैं? विकृत स्वर बताए हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को भी। 9वां नंबर प्रश्न है, कर्नाटक संगीत पद्धति के जावली को हिंदुस्तानी पद्धति में क्या कहा जाता है? तो जावली यानी कि जो है आपके ठुमरी, और इसको क्या कहते हैं? कर्नाटकी में इसको जावली कहते हैं। तो आपको याद रखिएगा, ठू फॉर ठुमरी और जा फॉर जावली, यानी कि ठूजा यानी ठुमरी जो है जावली, यानी तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि जावली को, तो जावली को ठुमरी कहते हैं, ठीक है। ठुमरी जावली। चलिए आगे देख लेते हैं। 10वां नंबर प्रश्न हमारा है कि पदम हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में किसके समान है? देखिए पदम जो है वो किसके समान है? पदम वैसे तो कहा जाता है कि पदम जो है विलंबित लय में गाया जाता है, पदम। तो ये आपकी अगर बात कर ले तो हमारा ये आपका हो जाएगा कौन सा? हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में किसके समान होता है? तो ये आपके ध्रुपद के समान होता है। और ध्रुपद की कितनी वाणियाँ प्रचलित है? 4 वाणियाँ प्रचलित है। और ध्रुपद के कितने भाग हैं? तो 4 भाग हैं, ठीक है। तो याद रखना है 4 वाणियाँ कौन कौन से हो जाएंगे? एक आपका हो जाएगा खंडार वाणी, गोबरहार वाणी, डागुर वाणी, और क्या हो जाता है? नौहार वाणी। तो ये 4 वाणियाँ हैं। और इसके जो भाग 4 हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं? वो हो जाएंगे आपके अस्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग, ये ध्रुपद के। और पदम की बात कर ले वहाँ के, तो वहाँ उसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। मैं लिखा नहीं हूँ, बस आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, वर्णम के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्णम के अगर प्रकारों की हम बात कर ले तो वर्णम के 4 प्रकार होते हैं। वर्णम कितने प्रकार के? वर्णम 4 प्रकार के, याद रखिएगा। यहाँ 3 लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। वर्णम 4 प्रकार के। यहाँ आपका पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम काम नहीं आने वाला है, यहाँ वर्णम है, तो इसलिए 4 प्रकार के। कौन कौन से प्रकार? तो आपके बता दूं मैं, चौक वर्णम, ठीक है। चौक वर्णम, चौक वर्णम। और क्या होता है? पद वर्णम, पद वर्णम, ठीक है। पद वर्णम। और क्या हो जाता है? ध्वरु वर्णम, ध्वरु वर्णम। और अगर हम बात कर ले कौन सा ध्वरु वर्णम के बाद, तो इसके बाद हो जाता है एक आपका ये तान वर्णम, ठीक है। क्या हो जाएगा? तान वर्णम, तान वर्णम, ठीक है। तो ये आपके हो गए 4 प्रकार के वर्णम, चौक वर्णम, पद वर्णम, ध्वरु वर्णम और तान वर्णम। ये 4 प्रकार के वर्णम के कितने प्रकार? 4 प्रकार। आगे देख लीजिए, कर्नाटक संगीत पद्धति में धातु किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत पद्धति में अगर धातु की हम बात करें तो धातु किसे कहा जाता है, हमारा प्रश्न है यहाँ पे। तो धातु कहते हैं दोस्तों, मैं बता दूं कि आपको धातु स्वर को कहा जाता है। धातु किसे कहते हैं? धातु स्वर को, क्योंकि वहाँ पे एक शब्द होता है धातु और मातु, ठीक है। धातु और दूसरा क्या होता है? मातु। तो जो इसमें स्वर होते हैं उसको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और मातु जो साहित्य होते हैं ना, साहित्य या शब्द,
साहित्य या शब्द उसको कहते हैं मातु। तो ये याद रख लीजिएगा। प्रश्न पूछे धातु किसको, तो स्वर को, और मातु किसको, तो शब्द या साहित्य को। अगला प्रश्न है नंबर 13, कर्नाटक संगीत पद्धति में मुख्य कितने ताल हैं। अगर मुख्य तालों की दोस्तों बात कर लें तो मुख्य कितने ताल है वहाँ पे, तो मुख्य ताल 7 हैं। ठीक है, मुख्य ताल पूछे तो 7 हैं, और इन्हीं तालों से कुल वहाँ पे क्या हो जाता है, कुल वहाँ पे 5 प्रत्येक ताल की, जैसे कि जातियों के बारे में बात करें तो ताल की 5 जातियाँ होती है। तो 5 जातियाँ, जैसे कि 5 में कौन कौन सा हो जाता है आपका, त्रिस्त, चतुस्थ, और क्या हो जाता है, त्रिस्त, चतुस्थ, खंड, संकीर्ण। तो क्या हो गए 5 जातियाँ, एक आपके हो जाते हैं त्रिस्त, दूसरा हो जाता है चतस्थ, त्रिस्त, चतस्थ, मिश्र, त्रिस्त, चतस्थ। आपके यहाँ पे अगर बात कर ले तो खंड हो जाएंगे पहले। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं मिटाता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा आपका खंड, उसके बाद फिर मिश्र, और एक हो जाता है आपका संकीर्ण। ठीक है, संकीर्ण। तो देखिए इसमें क्या होता है कि लघु की मात्राएं बदलते रहती है। त्रिस्त में क्या होते हैं, 3 होते हैं, चतस्थ में 4, खंड में 5, मिश्र में 7 और संकीर्ण में 9 होते हैं। संकीर्ण में कितने, 9। तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा। ये ताल के कितने, 5 जातियां हैं, और यही जो मुख्य जो 7 ताले हैं आपके, तो वही 35 ताले बन जाती है कुल। ठीक है, कर्नाटकी संगीत पद्धति में 35 ताले बन जाती है। तो ये आपको याद रख लेना है। और ताल के अगर अंग की बात करें तो इसके कितने अंग हो जाते हैं, ताल के 6 अंग हो जाते हैं, जो कि क्या होता है, द्रुत, अनुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत और काकपद। ये आपके ताल के 6 प्रकार के अंग हो गए। दोस्तों मैं जितना बोल रहा हूँ उतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम्स में जो है कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका कोई संभावना जो है, कहीं कोई गारंटी नहीं रहती है, इसलिए आपको याद करने में सब याद करना होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न क्या है, उसमें कह रहा है कि कर्नाटकी संगीत पद्धति में 6 प्रकार के चिन्हों को क्या कहते हैं। देखिए 6 प्रकार के जो चिन्ह की हम बात कर रहे हैं तो यही है ताल के 6 अंग। ताल के कितने, ताल के 6 अंग। ठीक है, और इनके चिन्ह होते हैं। चिन्ह जो 6 प्रकार के होते हैं, अनुद्रुत, द्रुत, लघु, ये आपका लघु हो गया, और हम बात कर ले गुरु, और ये हम हो जाता है ऐसा प्लुत, और कागपद को प्लस से दिखाया जाता है, या कहीं कहीं पे आपको मल्टीप्लाई भी मिलेगा। तो ये जो 6 प्रकार के जो चिन्ह होते हैं, ठीक है, अनुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत, और ये आपका प्लस या मल्टीप्लाई ये टाइप का, तो ये आपके हो जाते हैं कागपद। तो यही 6 प्रकार के जो चिन्ह हैं तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, जवाब देना है। इन्हीं 6 प्रकार के चिन्हों को क्या कहते हैं, षडांग कहते हैं। ठीक है, षडांग याद रखिएगा, षडांग कहा जाता है। प्रश्न पूछे जाते हैं कि षडांग किसे कहते हैं, तो यही जो 6 प्रकार के जो चिन्ह हैं, जो ताल के 6 प्रकार के जो क्या हैं अंग हैं, उन्हीं के चिन्हों को षडांग कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, जिस प्रकार हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में खाली होती है, जैसे कि आप लोग खाली दर्शाते हैं ना, विभागों में खाली होता है, तो जो आपके जो खाली होते हैं तो उसे कर्नाटक संगीत पद्धति में क्या कहते हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में जो खाली होता है कर्नाटक में उसे विसर्जितम कहा जाता है। प्रश्न हमारा सही आंसर विसर्जितम। ठीक है, विसर्जितम कहते किसको हैं, तो दोस्तों जो खाली होता है हमारे जो संगीत हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में जो जैसा कि खाली होता है, उसी के समान कर्नाटकी संगीत पद्धति में उसी को क्या कहते हैं, विसर्जितम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सेशन अच्छा लग रहा होगा तो अभी तक अगर आप जो है वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि उन बच्चों के पास भी पहुंच जाना चाहिए जिनको कि अच्छे से समझ में नहीं आता हो ये सब। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, दौरे स्वामी अयंगर किस विधा से संबंधित हैं। तो दौरे स्वामी अयंगर की अगर हम बात कर ले तो इनकी विधा जो हो जाएगी दोस्तों, कौन सी विधा, ये इनका विधा जो संबंधित है ये आपके वीणा वादन से संबंधित है। दोस्तों प्रश्न बने कि इनमें से कौन वीणा वादन है, अगर 3 तबला वादक को देकर अगर ये आपके सामने एक दौरे स्वामी अयंगर लगा दे तो आपको वीणा वादन याद रखना है। ठीक है, तो ये आपके वीणा वादक हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे अगर बांसुरी वादक की हम बात करते तो कौन हो जाते, हरिप्रसाद चौरसिया, और सरोद की तो कौन हो जाते, वैसे सरोद के लिए दोस्तों अलाउद्दीन खां को भी जाना जाता है। वैसे तो अलाउद्दीन खां सारे वाद्य को बजाते थे, तो अलाउद्दीन खां को जो है मुख्य जो माना जाता है वो सरोद के लिए। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, खंजड़ी को कर्नाटक संगीत पद्धति में किस नाम से जानते हैं। खंजड़ी की बात हो रही है, तो जो हमारे संगीत में जो खंजड़ी जो प्रयोग होता है तो उसको वहाँ क्या बोलते हैं, उसको कर्नाटक संगीत पद्धति में इसका सही जवाब होगा कि गंजीरा।
उसको गंजीरा कहते हैं, ठीक है, गंजीरा के नाम से जानते हैं खंजड़ी को। और एक चीज़ दोस्तों मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे हम लोग जो कहते हैं ना बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई बजाते हैं, तो शहनाई को कर्नाटक संगीत पद्धति में नाद स्वरम कहते हैं, उनको क्या कहा जाता है, नाद स्वरम कहा जाता है। और शहनाई के जो आवाज़ जो है ध्वनि कहाँ से निकलती है, शहनाई की पत्ती से। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बनते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी आपको एक्स्ट्रा जो दोस्तों बता रहा हूँ वो चीज़ आप लोग को नोट कर लेना है। अभ्यासवान का प्रथम अध्याय है, अभ्यासवान जो होते हैं दोस्तों उनका जो प्रथम अध्याय होता है वो क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं सरली वरिसई, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, सरली वरिसई। इसका नाम जो है याद रख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा आप इम्पोर्टेंट में लगा सकते हैं, इसको इम्पोर्टेंट में रख लीजिएगा। अभ्यासवान का प्रथम अध्याय सरली वरिसई। चलिए आगे देख लेते हैं। 19 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कृति के कितने प्रमुख अंग हैं। अगर कृति की हम अंग की बात करें दोस्तों, ये देखिए कृति जो है कर्नाटक संगीत पद्धति में बहुत ही प्रमुख माना जाता है कृति को। तो ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कि कृति के कितने प्रमुख अंग हैं, तो अंग बताना इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 अंग हैं कृति के। आगे देखिए पल्लवी अनुपल्लवी चरणम। अगला प्रश्न है कर्नाटक संगीत पद्धति के पितामह किनको माना जाता है। तो कर्नाटक संगीत पद्धति के जो पितामह हैं वो किनको कहा जाता है, इसका जवाब क्या रहने वाला है, इसका जवाब हो जाएगा पुरंदर दास, ठीक है। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत पद्धति का पितामह कहा जाता है, ये चीज़ याद होनी चाहिए, बिल्कुल याद होनी चाहिए सबको, पुरंदर दास। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि त्यागराज की कृतियाँ किस भाषा में मिलती है। तो त्यागराज की अगर हम बात कर ले तो त्यागराज की जो कृति हैं वो किस भाषा में, तो भाषा त्यागराज के तेलुगु, याद रख लेना है ऑप्शन नंबर बी तेलुगु, ठीक है। त्यागराज की कृतियाँ किस भाषा में, तेलुगु में। अगर बात कर ले आपसे, अगर पूछ दे कि मुत्तुस्वामी एक है, मुत्तुस्वामी दीक्षितर, ठीक है, मुत्तुस्वामी दीक्षितर, इनकी कृतियाँ प्रायः किस भाषा में होती है, किस भाषा में मिलती है। तो ये जो मुत्तुस्वामी मिलेंगे ना, ये हो जाएंगे आपके संस्कृत, याद रखिएगा, इनकी कृतियाँ संस्कृत में मिलती है और त्यागराज की कृतियाँ तेलुगु में। त फॉर त्यागराज, त फॉर तेलुगु। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, बीरी बोनी वर्णम इनमें से किनकी कृति है। बीरी बोनी वर्णम जो है इनमें से किनकी कृति है। तो 22 नंबर का जवाब क्या होने वाला है, बीरी बोनी वर्णम जो है ये कृति हो जाएंगे किनकी, पट्टनम सुब्रमण्यम अय्यर। इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी पट्टनम सुब्रमण्यम अय्यर की कृति है, कौन, तो बीरी बोनी वर्णम, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं जो अगला हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है दोस्तों। 23 नंबर की ओर बढ़ें तो हमारा क्या है, जावल शब्द किसे इंगित करता है। देखिए जावल, देखिए जावल जो है शब्द दोस्तों ये किससे संबंधित है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो है जावल जावली गायन विधा का एक अंग है। जावल, जावल किसका अंग है, जावली का अंग है, जावली, ठीक है। और जावली के समान यहाँ क्या है, तो ठुमरी है। तो ये पूछ रहा है कि जावली, ये जो है जावल शब्द किसको इंगित करता है, तो ये श्रृंगार रस गीत को इंगित करता है, ठीक है। जावल, जावली जो है इसमें जावली का जावल शब्द जो है श्रृंगार रस गीत को क्या करता है, इंगित करता है। अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर का, पटाभी रमैया किसके प्रथम रचनाकार हैं। जवाब देना है किसके, जावली के, वर्णम के, ख्याल के, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, पटाभी रमैया। तो इसका जो जवाब रहने वाला है उसका क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा जावली के, ठीक है। ये इसके जो प्रथम रचनाकार माने जाते हैं जावली के, वो कौन, पटाभी रमैया। याद रखना है जावली के प्रथम रचनाकार कौन है, अगर प्रश्न ऐसे पूछे तो जवाब देना है पटाभी रमैया। और पटाभी रमैया किसके प्रथम रचनाकार हैं, तो जवाब देना है जावली के, ठीक है। तो जवाब जो है दोस्तों आप लोग को देना है प्रश्न आए तो। अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि पदम के लिए कौन सा कर्नाटक ताल उपयुक्त है। तो पदम जैसा कि आप लोग जानते हैं वहाँ का जो पदम है हमारे यहाँ का क्या है, ध्रुपद है, ध्रुपद। और ध्रुपद की संगति हम लोग 4 ताल के साथ करते हैं। ताल हमारा कौन सा होता है, 4 ताल। लेकिन वहाँ पदम के लिए जो ताल होता है वो कौन सा उपयुक्त ताल है, तो उपयुक्त है त्रिपुट ताल, ठीक है। त्रिपुट ताल वहाँ पे क्या होता है, त्रिपुट ताल जो है आपका वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो है पदम के लिए जो है माना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, कर्नाटक संगीत में समष्टि किसे कहा जाता है। देखिए समष्टि की अगर बात हो कर्नाटक संगीत में तो दोस्तों किसे कहा जाता है। जवाब इसका क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब देना है। इसका जो जवाब हो जाएगा चरणम रहित कृति को कहते हैं समष्टि। अगर प्रश्न बन जाए आपसे कि चरणम रहित कृति को क्या कहते हैं, तब ऑप्शन में आपके समष्टि रहे तो समष्टि पे टिक करना है। उसको क्या करना है भाई, बीपीएससी में तो आपके कलर करने रहेंगे ना, तो कलर करना है,
ठीक है, तो चरणम रहित कृति को क्या कहते हैं? समष्टि। और समष्टि किसे कहते हैं? तो चरणम रहित कृति को। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सा राग उत्तर तथा दक्षिणी पद्धति में समान रूप से प्रचलित है? तो ये उत्तर और दक्षिण का जो राग है, दोनों में जो समान रूप से जो प्रचलित है दोस्तों, वो कौन सा राग है? वो है आपका हंस ध्वनि। सही जवाब क्या हो जाएगा? हंस ध्वनि जो है उत्तर और दक्षिणी संगीत पद्धति में दोनों रूप में समान रूप से प्रचलित है। अगला देख लेते हैं 28 नंबर का प्रश्न है हमारा कि कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वरों का नीचा रूप होता है। देखिए कर्नाटक पद्धति में जो क्या है, स्वर के जो नीचे रूप होते हैं ना, स्वर के जो नीचा रूप, जो कि हमारे यहाँ क्या कहलाता है? कोमल। और ऊंचा जो रूप होता है स्वर का, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तीव्र। और बीच में जो मध्य में जो होता है वो उसको शुद्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, तो जो नीचा रूप होता है, नीचा स्वर जो नीचा होता है, तो ये आपका कर्नाटक का शुद्ध इसी को कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? जो हमारे यहाँ का कोमल है वो वहाँ का क्या है? शुद्ध माना जाता है। सही जवाब हमारा शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हमारा प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है कि कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वरों में खाली स्थान होती है। तो क्या होती है? बताना है कि कर्नाटक संगीत पद्धति के स्वरों में क्या होती है। जवाब क्या हो जाएगा? चंचलता होती है, गंभीरता होती है, कोमलता होती है, उपयुक्त में एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन पढ़ना मेरा जरूरी था, इसलिए मैंने जो जरूरी रहता है तो बस उसको पढ़कर मैं समझाने के लिए बताता हूँ। तो आगे इसमें देखते हैं कि क्या होती है इन स्वरों में। तो इनके स्वरों जो होते हैं, जो स्वर होते हैं कर्नाटक संगीत पद्धति के, उनके स्वरों में चंचलता होती है। लेकिन हमारे संगीत में क्या होती है? यहाँ पे स्वरों में गंभीरता होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं हमारा इस सेशन का जो प्रश्न है, 30 नंबर का प्रश्न है कि मालकौंस को कर्नाटक संगीत पद्धति में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों मालकौंस को जो है राग हमारे यहाँ का, उसको कर्नाटक संगीत पद्धति में किस नाम से जानते हैं? तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा आपके हिंडोलम। ठीक है, इसको हिंडोलम के नाम से जाना जाता है कर्नाटक संगीत पद्धति में। देखिए ये कर्नाटक संगीत पद्धति का जो शुभ पंतु वराली है, इसको हिंदुस्तानी में किस नाम से जानते हैं? तो इसको कहा जाता है तोड़ी। इसको कहा जाता है तोड़ी। अगर हरि कामभोजी की अगर हम बात कर ले तो इसको कहा जाता है हमारे यहाँ का कौन सा है? तो इसको हमारे यहाँ का खमाज कहा जाता है। ठीक है, ये आपके समान जो है आपके क्या है, इसमें समान सभी कुछ प्रयोग होते हैं, लेकिन नाम जो है किस नाम से जाना जाता है? तो नाम बदला हुआ उत्तरी संगीत का और दक्षिणी संगीत का। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों के आज के जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उसके साथ जो मैंने एक्स्ट्रा भी जो बताया है उसको भी याद रख लीजिएगा। दोस्तों ऐसा नहीं समझिए कि आप लोग प्रश्न आपके पास 30 ही रहते हैं। दोस्तों उसके साथ जो व्याख्या होती है तो लगभग आपके डबल प्रश्नों को सॉल्व हो ही जाता है। ठीक है, तो चलिए मुझे फटाफट कमेंट कीजिए कि यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर जीके जीएस जो पूछे जाते हैं 40 नंबर के लिए और हिंदी के जो प्रश्न पूछे जाते हैं 30 नंबर के लिए, तो उन सभी को मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप लोग जाकर वहाँ से देखते रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।